माई इनोसेंट बेबी एपिसोड 1 to 10। चवन मदद करो, कोई डूब रहा है। दिल्ली, देर रात एक बड़े से और शानदार रिसोर्ट के अंदर कुछ यंगस्टर्स पार्टी कर रहे थे। वहां पर इतनी तेज म्यूजिक बज रही थी जो किसी को भी बेहरा कर सकती थी, लेकिन वहां डांस कर रहे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे तो बस अपने पार्टनर्स और कुछ डांसर गर्ल्स के साथ डांस कर रहे थे। एक हाथ में उनके इंग्लिश चैंपियन था और दूसरे हाथ में लड़कियों की कमर शैंपियन पीते पीते सभी लोग मस्ती कर रहे थे। उन सभी को देखकर लग रहा था कि सब किसी अमीर परिवार से हैं। छप छप, सब इतने नशे में थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक लड़की अचानक से पानी में गिर गई है। उस लड़की को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। वह अपने हाथ पैर चलते हुए पानी में डूबती जा रही थी। धीरे धीरे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह चिल्ला रही थी लेकिन किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी, नहीं कोई उस पर ध्यान दे रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार किसी ने चीख मारी, मदद करो, कोई डूब रहा है, जल्दी करो। देखो वह सांस नहीं ले पा रही है, वह डूब रही है, कोई उसे बचाओ। चीख सुनकर जो लोग उसके आसपास खड़े थे वह पानी की तरफ देखने लगे। एक लड़के ने तुरंत पानी में कूदकर उसे निकाल लिया। एक लड़की जल्दी से उस लड़की के पास आए और परेशान होते हुए बोली, चंचल तुम ठीक हो? वह लड़की जल्दी से चंचल के पास बैठकर उसके गालों को थपथपाते हुए बोली, हे भगवान, चंचल उठो। चंचल, मुझे डरा मत, उठो जल्दी। तभी एक लड़का जल्दी से पास आया और चंचल के पेट को दबाया। जैसे ही चंचल के मुंह से सारा पानी बाहर आ गया, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ये देखकर कि वह ठीक है, कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ लोग उसे बहुत ही किस्मत वाली मान रहे थे, क्योंकि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो चंचल मर चुकी होती। चंचल को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। चंचल को रोता देखकर उसके बगल में बैठा लड़का अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, ये फिर से रो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके आंसू आते कहाँ से हैं। ये सुनकर चंचल की बड़ी बहन, जिसका नाम स्नेहा था, अपने खूबसूरत चेहरे पर उदासी लिए उस लड़के से बोली, राज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चंचल मेरी छोटी बहन है। जिस लड़के ने चंचल के बारे में ऐसा बोला था उसका नाम राज था। वह चंचल का मंगेतर था, लेकिन अब वे अलग हो चुके थे। राज स्नेहा को रोते देखकर चंचल की तरफ मुड़ते हुए गुस्से से देखा, फिर स्नेहा से बोला, तुम इसे छोटी बहन की तरह ट्रीट करती हो, लेकिन मैंने कभी इसे तुम्हें बड़ी बहन की तरह ट्रीट करते नहीं देखा। यह अभी भी मुझे तुमसे चुराना चाहती है। इसे हर वह चीज़ चाहिए जो तुम्हें पसंद है। हमारी सगाई टूट चुकी है, लेकिन इसे यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए होता है इसे भी वही चाहिए। राज की यह बात सुनकर चंचल का मन हो रहा था कि वह उसे थप्पड़ मार दे, लेकिन वह इस धोखेबाज मंगेतर को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुप रहती है। वहां का माहौल थोड़ा ठंडा था। चंचल के पूरे कपड़े गीले थे, जिसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। बहुत ही तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर आते बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिससे कोई उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। चंचल ने जैसे ही अपने बालों को कान के पीछे किया और नजर उठाकर सभी को देखा, चांद की रोशनी में उसकी नीली आंखें और सफ़ेद चेहरा किसी फूल की तरह खिल रहा था। उसके लंबे काले घने बालों की कुछ लतें उसके चेहरे से चिपके हुए थे, जो उसे और भी खूबसूरत और आकर्षक बना रहे थे। चंचल अपनी मासूमियत भरी आंखों से सभी को देख रही थी। जैसे ही सभी ने उसे देखा, सब अपनी जगह पर जम गए, क्योंकि चंचल इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। स्नेहा ने जैसे ही सभी को चंचल को ऐसे देखते हुए देखा तो उसकी आंखों में चंचल के लिए नफरत दिखाई देने लगी। स्नेहा चंचल को वहां पर नहीं रुकने देना चाहती थी। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर घबराते हुए कहा, चंचल क्या तुम ठीक हो? चंचल ने स्नेहा की आंखों में देखा और अपने निचले होंठ को थोड़ा सा काट लिया, लेकिन एक पल बाद ही उसने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। वह अपनी आंखों में आंसू भरकर कमजोर आवाज में बोली, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं इतने बड़े रिसोर्ट में कभी नहीं आई हूँ, क्या तुम मुझे रूम तक छोड़ दोगी? चंचल अपनी मासूमियत भरी आंखों से स्नेहा को देखने लगी। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थीं और वह धीरे धीरे भारी हो रही थीं। स्नेहा ने देखा कि सभी उसे देख रहे हैं। न चाहते हुए भी उसने अपने होठों पर झूठी मुस्कान लाकर चंचल के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, इसमें रिक्वेस्ट करने वाली कौन सी बात है? तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मुझे पता है कि तुम इतने बड़े बड़े जगहों पर पहले नहीं आए हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं यहाँ पर? चलो मैं तुम्हें रूम पर छोड़ देती हूँ। ये बोलते बोलते स्नेहा ने चंचल को उठाया और सभी को देखकर कुछ बोली, जिसे सुनकर चंचल उसे तिरछी निगाहों से देखने लगी, जैसे कि वह उसे अभी जिंदा ही निगल जाएगी। वो खुद से बोली, अंडरस्को, तुम्हें लगा मैं कमजोर हूँ, तुम्हें सबक न सिखाया न तो मेरा नाम चंचल नहीं हूँ। अब हम जान लेते हैं इन लोगों के बारे में। हमारी कहानी की हीरोइन है चंचल रघुवंशी, जाने माने मिस्टर रघुवंशी की सबसे छोटी बेटी। चंचल की उम्र 19 साल है। वह थोड़ी सी चंचल, नटखट और चुलबुली है।
कमर तक लहराते काले घने बाल, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, परफेक्ट लिप्स, दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं है। बस उसके अंदर एक कमी है, हर बात पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बचपन से ही अपने दादाजी के साथ बड़ी हुई है। उनके दादाजी ने ही उसकी सगाई राज सिंघानिया से तय की थी, जिसे चंचल बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कुछ दिन पहले ही चंचल ने ये सगाई तोड़ दी थी क्योंकि राज को स्नेहा पसंद करती थी। वहीं मिस्टर रघुवंशी की बड़ी बेटी स्नेहा रघुवंशी, जिसकी उम्र करीब 22 साल है, वह देखने में खूबसूरत है लेकिन चंचल से कम। जब से चंचल उनके साथ रहने आई है, वह उससे नफरत ही करती है क्योंकि चंचल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन वह अपने आप को एक परफेक्ट बड़ी बहन दिखाने की कोशिश करती है। वहीं वह लड़का जिसका नाम राज था, सिंघानिया परिवार का बेटा राज सिंघानिया है। उसकी सगाई चंचल से हुई थी। उसे चंचल से न तो प्यार था न ही कोई नफरत। वह स्नेहा से भी प्यार नहीं करता है, उसे चंचल पसंद नहीं, इसी वजह से उसे भी वह सगाई मंजूर नहीं थी। राज की उम्र करीब 24 साल है। वह दिखने में डैशिंग और हैंडसम है। सारी लड़कियां उस पर मरती हैं। चट्टू चंचल की दबंग गई और बहन, तुम्हें मजा आ रहा है। अब आगे। स्नेहा ने चंचल को उठाया और सभी को देखते हुए माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, पार्टी यहीं पर ख़त्म होती है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे अपनी बहन के साथ रहना है। स्नेहा रघुवंशी परिवार की सबसे कीमती बेटी होने के नाते उसकी सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान थी, इसलिए हर किसी को उसे सम्मान देना पड़ता था। इसी तरह पार्टी खत्म हो गई क्योंकि चंचल पानी में गिर गई थी। वो दोनों वहां से चली गई तो सभी लोग स्नेहा की तारीफ करने लगे। देखा, मिस स्नेहा का स्वभाव कितना अच्छा है, वह सुंदर और कितनी सौम्य है, वह अपनी बहन के साथ कितनी अच्छी तरह से बात करती हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि चंचल इतनी अच्छी नहीं है। स्नेहा और राज की जोड़ी तो भगवान ने ऊपर से बनाकर भेजी है। दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। अच्छा हुआ कि चंचल से उसकी सगाई टूट गई। वहां पर आए हुए लोग आपस में बात कर रहे थे। स्नेहा और चंचल के जाने के बाद राज भी वहां से चला गया। चंचल के कमरे में बाथरूम में चंचल नहाकर मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही थी। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह चिल्लाकर गेट की तरफ देखकर बोली, बहन, मैं कपड़े लाना भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे मेरे कपड़े लाकर दोगी? स्नेहा, जो रूम में बिस्तर पर आराम से बैठी थी, उसने जैसे ही चंचल की बात सुनी, अधीरता से अपनी बहन की ओर देखा। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और लापरवाही से अलमारी की तरफ गई। अलमारी खोलकर जो कपड़ा उसके सामने आया, उसे लेकर वह बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम का गेट खुला हुआ था। वह अंदर गई और देखा कि पूरे बाथरूम में चंचल कहीं भी नहीं थी। ये देखकर वह हैरान रह गई और इधर उधर देखने लगी। वह अब आवाज लगाकर बोली, चंचल। तभी अचानक चंचल उसके पीछे जाकर उसके कान में धीरे से बोली, हाँ, मैं यही हूँ। इतना बोलते ही उसने स्नेहा के बालों को बड़ी बेरहमी से पकड़ लिया। बाथटब के पास ले जाकर तुरंत ही उसके चेहरे को पानी से भरे बाथटब में डाल दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि स्नेहा को समझ में नहीं आया। जैसे ही उसका चेहरा पानी में गया, वह अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। हम मदद करो। इतनी देर पानी में डूबे रहने से स्नेहा के मुंह और नाक में पानी चला गया था। वह बहुत ही बुरी तरह से छटपटा रही थी, लेकिन चंचल ने उसके बालों को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। इतनी मजबूती से कि स्नेहा को लग रहा था कि उसका सिर उखड़ जाएगा। धीरे धीरे उसकी सांस रुक रही थी। घुटन की वजह से उसे लग रहा था कि जैसे उसकी जान जाने वाली है। उसने फिर से एक बार कोशिश की चंचल के हाथों को पकड़ने की, लेकिन वह नहीं कर पाए। जैसे ही वह बेहोश होने वाली थी, चंचल ने उसके चेहरे को पानी से बाहर निकाला। जैसे ही चंचल ने स्नेहा को पानी से निकाला, वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई थीं। स्नेहा अभी सांस ही ले रही थी कि चंचल ने फिर से उसका सिर पानी में डुबो दिया। उसने ये हरकत 2-3 बार की। स्नेहा को लग रहा था कि जैसे चंचल के अंदर कोई राक्षस आ गया है। स्नेहा की हालत देखकर चंचल के आकर्षक चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसके गालों में डिंपल पड़ रहे थे। उसने बेफिक्री से अपनी आंखें नीचे कर लीं और देखा कि स्नेहा की जैसे ही सांस रुकने वाली है, वह अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर स्नेहा को देखने लगी। क्या तुम्हें मजा आ रहा है, बहन? चंचल ने हंसते हुए अपना सिर नीचे झुकाया और स्नेहा को पानी से बाहर खींचकर बोली। चंचल की यह बात सुनकर स्नेहा के दिल में नफरत भर गई। उसकी आंखों में अनजाने आंसू आ गए। उसने अपनी नजरें घुमाकर चंचल की चमकती हुई आंखों में देखा और चिल्लाकर बोली, अंडस्को यू। चंचल ने स्नेहा के सिर को पकड़ा और उसके बालों को पीछे की तरफ खींच लिया, जिससे स्नेहा का सिर ऊपर की तरफ उठ गया। चंचल ने दूसरे हाथ से उसके दोनों गालों को दबाते हुए प्यार से कहा, बहन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हें याद है तुमने पहले मेरे साथ क्या मजाक किया था? चंचल ने धीरे से कहा, मैं ऐसे ही तड़पती थी, ऐसे ही मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और उस पल को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी।
स्नेहा, जो अभी अपने सांसों को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, चंचल की बात सुनकर एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन उसने चंचल की आंखों में देखा और यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने कुछ भी गलत किया है। वह सिर्फ एक मजाक था, इसके अलावा कुछ नहीं। चंचल, तुमने अपना दिमाग खो दिया है क्या? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम्हें ही कोई गलतफहमी हुई होगी। स्नेहा अपने आप को डिफेंड करते हुए बोली और चंचल को मरने के लिए आगे बढ़ी। उससे पहले ही चंचल ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वह जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा एक साथ झुक गया और थप्पड़ इतनी तेज था कि उसके कानों में भी सुनाई देना बंद हो गया। थप्पड़ मारने के बाद चंचल ने अपना हाथ झाड़ा और झुकते हुए उसके गालों को दबाते हुए बोली, इसे एक रिटर्न समझ लो। याद रखो, मैंने तुम्हारी जान बख्शी है और दोबारा मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश मत करना। तुम लोगों ने मुझे बहुत कमज़ोर समझ लिया, लेकिन अब नहीं। अब तुम लोग मेरा वह रूप देखोगे जिसे देखते ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी, और तुम्हारे उस सो कॉल्ड मंगेतर की भी। स्नेहा ने अपनी जलती हुई निगाहों से चंचल को देखा। वह ऐसा देख रही थी जैसे कि वह चंचल के सीने में छेद कर देगी। उसके गुस्से से मुट्ठियां कस गईं और वह दांत पीसते हुए खुद से बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चंचल बड़े ही घमंड से बाथरूम से बाहर आए। बाहर आते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने अपनी आंखों को झपकाते हुए होठों का पाउट बनाकर बोली, उस चुड़ैल को मारते मारते मेरा हाथ किसी तरह से दर्द हो रहा है। उसकी नीली आंखों में जो आंसू भर आए थे वह उसके गालों पर लुढ़क गए। उसकी नाजुक स्किन एकदम लाल पड़ गई थी और उसे दर्द भी हो रहा था। उसके दादाजी ने उसे बहुत ही नाजी से पाला था, लेकिन यहाँ आते ही उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। उसे एक छोटे से भी खरोच आ जाती थी तो उसके दादाजी पूरे घर को सर पर उठा लेते थे। वही हाल चंचल का भी था। उसे थोड़ी सी भी चोट लगती थी तो उसकी आंखों में आंसू झरने की तरह बहने लगते थे। उसने अपने हाथों पर फूंक मारी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब मुझे भूख लगी है। अब मुझे खाना भी ढूंढने जाना पड़ेगा। वह ऊपर की तरफ देखकर भगवान से शिकायत करते हुए बोली, भगवान जी, आप इस मासूम सी बच्ची पर कितने जुल्म करोगे? कोई मुझे शांति से रहने नहीं देता है। चंचल के जान पहचान का यहाँ कोई नहीं था। स्नेहा ही उसे अपने साथ लेकर आई थी। चंचल कभी भी रघुवंशी परिवार की इम्पोर्टेंट नहीं रही थी और उसे हमेशा यहाँ परेशान किया जाता था। कपड़े बदलने के बाद चंचल रूम से बाहर चली गई। ये रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था। ये थोड़े से सिटी के बॉर्डर से कुछ दूर पर था और आसपास हरियाली और पहाड़ियाँ थीं। खाने पीने का इंतजाम वही रिजॉर्ट के हाल में किया गया था, लेकिन चंचल का वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। वह रिजॉर्ट के पिछले गेट से बाहर निकली। आसमान चांद की रोशनी से जगमगा रहा था और वह हरियाली वाले एरिया की तरफ जा रही थी। उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह रिजॉर्ट से दूर होती जा रही है। चंचल ने देखा कि उसके आसपास की रोशनी अब कम हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि जहां वह आई थी वहां की तुलना में ये जगह बहुत शांत और हरी भरी थी। अब उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था। वह इधर उधर देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, तभी उसका सिर किसी हार्ड चीज से टकरा गया जिससे उसके मुंह से चीख निकल गई। चौथी अनोखी मुलाकात और हैंडसम हनी। अब आगे चंचल इधर उधर देखती हुई चल रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से वह हार्ड चीज से टकरा रही थी। एक चीख के साथ टकराते ही वह तुरंत जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने की वजह से उसे चोट लग गई और सिर में दर्द होने लगा, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने सर को सहलाते हुए रोने लगी। उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसे सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं दो जोड़ी आंखें उसे बहुत शिद्दत के साथ घूर रही थीं। वो अपने हाथ बांधे इस लड़की को देख रहा था जो सामने देखकर नहीं चल रही थी और उससे टकरा गई थी। अब ऐसे रो रही थी जैसे उसका सिर पत्थर से टकरा गया हो। चंचल के रोने की वजह से उस इंसान का दिमाग खराब हो रहा था। उसे इतना शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अपनी नज़रें घुमाकर थोड़ी दूर खड़े अपने असिस्टेंट को देखा जो हैरान होकर इस लड़की को देख रहा था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, इसे यहाँ से बाहर निकालो। वह असिस्टेंट जो एकटक चंचल को देख रहा था उसकी जान की भीख मांग रहा था, क्योंकि वह ऐसे इलाके में आ गई थी जहाँ किसी का आना मना था। अगर गलती से कोई आ भी जाए तो वह वापस नहीं जा पाता था। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तभी उसके कानों में अपने बॉस की खतरनाक आवाज़ पड़ी। वह जल्दी से होश में आया और अपने बॉस की तरफ देखकर तुरंत ही हाँ मिलाते हुए बोला, यस बॉस। वहीं चंचल जो गला फाड़कर रो रही थी, उसके कानों में जैसे ही उस शख्स की आवाज़ पड़ी वह चुप हो गई और अपना सिर उठाकर सामने खड़े हैंडसम लड़के को देखने लगी। वह इतना खूबसूरत और हैंडसम था कि चंचल का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी आंखों को बार बार झपकाते हुए उस लड़के के चेहरे को देख रही थी। सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं, दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन विधांश सिंह राजवंश था। 29 साल का खूबसूरत और हैंडसम लड़का। उसकी पर्सनैलिटी इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसमें खो जाए। काली आंखों, जेल से सेट बाल और चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड में वह और भी हैंडसम लग रहा था।
उसने इस वक्त 3 पीस सूट पहना हुआ था और ऊपर से एक ओवरकोट डाला हुआ था, जिससे उसकी पर्सनैलिटी और उभर कर आ रही थी। लेकिन उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि आसपास का माहौल एकदम ठंडा था। वह अपने असिस्टेंट को देखकर वहां से जाने लगा। ये देखकर चंचल ने फिर से रोना शुरू कर दिया, जिससे विधांश के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर खूबसूरत चंचल को देखा। एक पल के लिए तो वह भी खो गया था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करता था कि वह किसी लड़की के जाल में फंस जाए। उसने फिर से चंचल को इग्नोर किया और मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसके कदम रुके। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका ओवरकोट खींच रहा है। उसने नीचे देखा तो चंचल जमीन पर बैठी उसके ओवरकोट के किनारे को पकड़े हुए थी ताकि वह वहां से न जा सके। विधांश ने उस छोटी सी लड़की को देखा। चांद की रोशनी में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रोने की वजह से उसकी नीली आंखें एकदम चमक रही थीं और उसकी नाक और गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। उसकी नीली आंखों में विधांश खो ही गया था। वह अपनी रौबदार आवाज में बोला, जाने दो इसे। उसके असिस्टेंट ने जैसे ही विधांश की बात सुनी, उसे लगा उसके कान में खराबी आ गई। उसने अपने कान में उंगली डालकर घुमाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुन लिया। उसका बेदर्द बॉस किसी को यहाँ से जिंदा जाने दे रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर चंचल ने जल्दी से उसके ओवरकोट को और टाइट पकड़कर बोली, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी चोट लगी है और मुझे कितना दर्द हो रहा है। उसकी आवाज़ घुटी घुटी सी हो गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। विधांश के कोट में अपने आंसू पोंछते हुए बड़े ही कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है। पहले मुझसे सॉरी बोलो, तभी मैं यहाँ से जाने दूंगी। उसकी यह बात सुनकर विधांश ने अपनी नज़र नीचे की और चंचल के लाल पड़े माथे को देखा। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या सच में ये लड़की इतनी नाजुक है कि उसके टकराने की वजह से उसके माथे पर चोट लग गई? वहीं उसके असिस्टेंट ने जैसे ही यह बात सुनी, उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके घुटने कमज़ोर पड़ गए हैं। उसने अपनी नज़रें उठाकर उस जिद्दी लड़की को देखा और मन ही मन बोला, हे भगवान, ये नाजुक लड़की कौन है जो प्रेसिडेंट को रोक रही है और उनसे ही माफ़ी मांगने के लिए कह रही है। वह अपनी कामकाजी आवाज़ में चंचल से बोला, देखिए मिस, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। आपकी आवाज़ नाजुक और कोमल है, लेकिन मेरे प्रेसिडेंट आपसे बिल्कुल अलग हैं। वह बहुत ही ज़्यादा कठोर और हार्टलेस इंसान हैं। आपको लगता है कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे? यह उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है। प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए। वही असिस्टेंट की बात सुनकर चंचल ने घूरकर उसे देश और विधांश के कोट को और भी टाइट पकड़ लिया। असिस्टेंट को देखकर बोली, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपने हैंडसम हनी से बात कर रही हूँ। तुम्हें अपनी नाक बीच में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो असिस्टेंट को जैसे हार्ट अटैक आने वाला था। वह लाचारी भरी नज़रों से चंचल को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका बॉस इस लड़की के साथ पता नहीं क्या करेगा। वह शांति से 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो गया और अपने बॉस के एक क्षण का इंतजार करने लगा। उसके मुंह से हैंडसम हनी सुनकर विधांश के भाव अजीब हो गए। चंचल अपना चेहरा ऊपर कर अपनी आंखों को बार बार झपकते हुए बोली, देखो कैसे मुझे ये बुली कर रहे हैं। आप इन्हें अच्छे से पनिशमेंट देना ताकि चंचल को बिल्कुल परेशान ना करें, वरना मैं इनके हाथ पैर तोड़ दूंगी। फिर यह मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। मुझे ये जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स आते हैं। फिर वह अपना निचला होठ निकाल कर बोली, अगर आपने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। असिस्टेंट को अब अपने बॉस के ऊपर हंसी आ रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी और ये लड़की तो सीधा उनसे माफ़ी मांगने के लिए कह रही है। वहीं विधांश ने उसे घूर कर देखा, जिससे उसकी हंसी एकदम गायब हो गई। अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी अकड़ती हुई महसूस हुई और आसपास का तापमान कम होता महसूस हुआ। उसने तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह तुरंत ही अपना सिर झुकाकर बोला, सॉरी सर, मैं अभी निकलता हूँ। असिस्टेंट तुरंत ही आगे बढ़ा और चंचल के पास जाकर उसके गर्दन से ड्रेस को पकड़कर उसे एक डॉगी के बच्चे की तरह उठाने लगा। चंचल, जो नाजुक सी गुड़िया थी, उसके उठाने से हवा में झूल गई। असिस्टेंट ने सच में सुंदर और नाजुक लड़की को देखा। चंचल बहुत ही हल्की थी। वह उसे अच्छे से पकड़ ही रहा था कि अचानक से वहां पर एक जोरदार आवाज गूंजी, चफोर, हैंडसम हनी, हम फिर मिलेंगे। अब आगे। असिस्टेंट ने सुंदर सी नाजुक लड़की को देखा। चंचल सच में बहुत ही ज्यादा हल्की थी। असिस्टेंट को लग रहा था कि कहीं ये उसके हाथों से छूट न जाए। जैसे ही उसने चंचल को पकड़ा और मुड़ने वाला था, एक चीख की आवाज के साथ वह नीचे पड़ा हुआ था। बेचारा अपनी कमर पर हाथ रखकर दर्द से कराह रहा था। उसने जब चंचल को उठाया तो उसने अपना एक हाथ घुमाकर उस असिस्टेंट के पेट में मुक्का मारा। वह मुक्का इतना तेज था कि वह संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। असिस्टेंट अवाक सा चंचल को देख रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे चंचल के अंदर कोई आत्मा घुस गई हो, क्योंकि इतनी नाजुक सी लड़की किसी को कैसे इतनी तेज से मार सकती है, वह भी इतने हृष्ट पुष्ट इंसान को। असिस्टेंट की पर्सनैलिटी भी वेदांश से कम नहीं थी। उसका नाम कियान रायचंद था।
उसकी उम्र 28 साल थी। दिखने में हैंडसम और चार्मिंग था। उसकी पर्सनैलिटी एक आर्मी ऑफिसर की तरह लग रही थी। चंचल अपना हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और आंसू बह रहे थे। उसने कियान को देखा जो नीचे पड़ा हुआ था। उसे गुस्से में देखकर अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, यह मेरे और हैंडसम हनी के बीच की बात है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। चंचल विधांश की तरफ मुड़ी, उसके ओवरकोट की स्लीव्स पकड़कर हिलाते हुए बच्चों की तरह होठों का पाउट बनाकर बोली, जल्दी से माफी मांगो, मुझे अभी खाना खाने जाना है। चंचल की बात सुन वेदांश के होठों के कोने मुड़ गए। वह अपने हाथ में लिए मोतियों की ब्रेसलेट के साथ खेलते हुए ठंडी हवा में बोला, अगर मैं ऐसा ना करूं तो। उसकी बात सुनकर चंचल ने अपना सर उठाकर देखा। यह आदमी सच में बहुत ज्यादा लंबा था। चंचल उसके सीने तक ही आ रही थी। चंचल ने अपने आप को ऊपर से नीचे देखा, फिर विधांश को देखा। उसका मुंह बन गया था। वेदांश की तरफ देखकर उसकी काली आंखों में वो खो ही गई थी। वेदांश के हैंडसम चेहरे पर मरमिटी थी। चंचल मुंह खोले विधांश को देख रही थी और उसने अनजाने में ही अपनी कलाई पर लाल तिल को छू लिया। केवल वे लोग ही जानते थे जो उसके बहुत ही करीब थे, वह ऐसा तब करती है जब उसे कोई चीज़ पसंद आती है और उसे वह चाहिए। चंचल को देखकर विधांश ने अपना सिर हिलाया और उसे देखकर बोला, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना, मैं जा रहा हूं। ये कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। चंचल जल्दी से होश में आए। उसने विधांश को पकड़ा और उसकी टाई को पकड़कर खींच लिया, जिससे विधांश उसकी ओर झुक गया। उसकी आंखों में आंखें डाल चंचल बोली, अंडरस्को, अगर आप नहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन तभी आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। उद्धरण चिन्ह। विधांश एक टक चुलबुली और बेवकूफ़ लड़की को देख रहा था जो उसके इलाके में आकर उससे ही माफ़ी मंगवाना चाहती थी और वह अपनी जिद पर अड़ी थी। वही कियान जो अभी भी नीचे पड़ा हुआ था, चंचल को किस तरह करते देखा उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोल रहा था, अब इसका क्या होगा? क्या बॉस अपना आपा खोने वाले हैं? क्या वह इस बेचारी छोटी सी लड़की को मार देंगे? भगवान, यह अपनी हाइट के लोगों से उलझ करे, बेचारी हमारी दुनिया से एक मासूमियत कम हो जाएगी। ये कहकर उसने एक आह भरी। विधांश उसे दूर होने वाला था, तभी उसकी नज़र चंचल के पैरों पर गई। वह अपनी उंगलियों के बल खड़ी हुई थी, जिससे उसके पैर कांपने लगे थे। फिर उसने चंचल की आंखों में देखा जिसमें आंसू भरे थे। ये देखकर वह अजीब नज़रों से इस लड़की को देख रहा था जिसकी आंखों में थोड़ी देर में ही आंसू आ रहे थे। उसने चंचल को कमर से अच्छे से होल्ड किया और दूसरे हाथ से उसके माथे को सहलाया जहां पर चोट लगी थी। उसके हाथ लगाते ही चंचल की एक आह निकल गई। विधांश उसके चेहरे के करीब आया और उसके चोट पर प्यार से फूंक मारने लगा, जिससे चंचल के चेहरे पर चमक आ गई। उसकी पकड़ विधांश के कंधे पर कस गई। विधांश उससे अलग हुआ और उसे देखकर बोला, अब ठीक है? चंचल अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए बोली, अब ठीक है, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ये कहकर उसने विधांश को छोड़ दिया और अपने माथे को टच करने लगी। विधांश ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और पीछे मुड़कर जाने लगा। वह कुछ दूरी चला था कि उसके कानों में चंचल की आवाज़ पड़ी, जो कह रही थी, हैंडसम हनी, मेरा नाम चंचल है और मुझे याद रखना, भूलना मत, हम दोबारा फिर से मिलेंगे। यह आवाज़ सुनकर भी विधांश नहीं रुका। वही कियान जो उसके पीछे चल रहा था, उसके एक कदम लड़खड़ा गए। विधांश ने उसकी तरफ मुड़कर अपनी आईब्रो चढ़ाए और बोला, लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कियान जल्दी से सीधे खड़ा होते हुए बोला, नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे छुट्टी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विधांश ने गुस्से से एक नज़र देखा और वहां बनी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। लगभग आधी सीढ़ी चढ़ने के बाद विधांश ने अपनी नज़रें घुमाकर चंचल की ओर देखा जहां वह खड़ी थी और जो कुछ भी देखा वह दंग रह गया। कियान हैरान होकर बोला, बॉस, ये लड़की क्या कर रही है? क्या ये यहाँ पर खो गई है? विधांश ने चंचल को देखकर अपना सिर नाम में हिला दिया, जैसे कह रहा हो कि इस बेवकूफ़ लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता है। चंचल एक छोटे रास्ते पर भागते हुए जा रही थी जो दूसरे रास्ते से टकरा रहा था। नीचे की तरफ हर रास्ते एक जैसे हरियाली थी। हर बार जब उसे लगता कि वह सही रास्ते पर चल रही है तो वह दूसरे रास्ते पर चल देती। कुछ देर बाद उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह चक्कर लगा रही है। वहीं विधांश अपना हाथ बांधे चंचल की बेवकूफ़ियों को देख रहा था। क्या सच में ये लड़की इतनी बेवकूफ़ है कि इसे जिस रास्ते से वह आई थी वह रास्ता भी नहीं मिल रहा है? विधांश ने कियान को देखा और अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। ये सुनकर कियान हैरान रह गया, लेकिन फिर अपनी नज़रें झुकाकर बोला, यस सर। इतना कहकर वह नीचे की तरफ भागा। अचानक से उसे फिर से विधांश की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, उसे रिजॉर्ट तक छोड़कर आओ। जिस तरह से चंचल यहाँ पर भटक रही थी, उसे यकीन था कि अगर वह इस इलाके से उसे बाहर भी छोड़ देता तो वह रिजॉर्ट तक अकेले बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। वहीं चंचल को गुस्सा आने लगा था। बेचारी चलते चलते थक गई थी, ऊपर से उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वह एक जगह रुककर वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों के आंसू को हाथों से पोंछते हुए वह बड़बड़ाते हुए बोली, हैंडसम हनी बहुत दुष्ट है।
ये छोटी सी लड़की को ऐसा छोड़कर चले गए। यह नहीं कि उसे खाने के लिए पूछ लें। अगली बार मिले ना हो तो उन्हें अच्छे से बताऊंगी मैं। वह विधांस को कोस रही थी, तभी उसे कान में किसी की आवाज़ पड़ी। उसकी बात समझकर चंचल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। च5 चंचल पागल हो गई है। अब आगे। विधांश के ऑर्डर देने पर कियान सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सोच रहा था कि बॉस ने उसे लड़के से ही बहुत ही शांति से बात की। जब उस लड़की ने बॉस से माफ़ी मांगने के लिए कहा था तब भी बॉस ने गुस्सा नहीं किया, और अब उसे रेस्टोरेंट तक छोड़ने के लिए भी कह रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि बॉस को रोने वाले बच्चे पसंद हैं? किसने सोचा होगा कि बॉस को ये लड़की पसंद आ गई। कियान सीढ़ियों से नीचे पहुंचा। उसने चंचल को देखा जो अभी भी गोल गोल घूम रही थी। जब उसके पास से गुजरे तो उसे देखकर बोला, मिस चंचल, बॉस ने मुझे आपको रेस्टोरेंट तक छोड़ने के लिए कहा है। अगर आपका मन हो तो मेरे साथ चल सकती हैं, वरना ऐसे ही घूमते रहिए रात भर। ये सुनकर चंचल के कदम रुक गए। वह वहीं नीचे अलथी पलथी मारकर बैठ गई और चमकती आंखों से कियान को देखकर बोली, क्या सच में हैंडसम हनी ने आपको यहाँ मुझे छोड़ने के लिए भेजा है? पर वह क्यों नहीं आए? वह भी तो मुझे छोड़ने जा सकते थे ना। चंचल ने अपना चेहरा उठाकर सीढ़ियों के ऊपर देखा तो वहां पर अंधेरा था, लेकिन उसे एक परछाई दिख रही थी। वह अपने हाथ हिलाते हुए तेज आवाज में बोली, बाय बाय हैंडसम हनी, फिर मिलेंगे। ये कहकर वह उठी और कियान के साथ आगे बढ़ गई। चलते हुए कियान ने असमंजस में पूछा, मिस चंचल, आप प्रेसिडेंट को हैंडसम हनी क्यों कहती रहती हैं? आप उन्हें बस बॉस क्यों कहते रहते हो? चंचल ने पूछा। कियान ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमारे बॉस हैं। चंचल होठों का पाउट बनाकर बोली, मैं उन्हें हैंडसम हनी इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा मन करता है। ये सुनते ही कियान ने अपना सारा ध्यान हटा दिया। अब उसके पास कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं था। थोड़ी देर में वे लोग रिसोर्ट के दूसरे साइड पहुंच गए, जहां पर तरह तरह के अलग अलग देश के डिशेज मिलती थीं। चंचल ने जैसे ही देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह अपनी आंखें मटकाते हुए, सिर पर चपत लगाते हुए बोली, मैं ये जगह ढूंढते ढूंढते गलती से दूसरी साइड चली गई थी। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर मुंह बनाकर बोली, यह मुझे पहले क्यों नहीं मिला? अगर मैं पहले ही यह एरिया ढूंढ लेती तो मैं वहां पर जाती ही नहीं। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे वहां पर हैंडसम हनी जो मिल गए। कियान उसका मजाक बनाते हुए बोला, फाइनली तुम्हें एहसास हो गया कि तुम बेवकूफ़ हो। उसके ऐसे कहने से चंचल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वह अपनी आंखें छोटी करके अपने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरने लगी। कियान ने चंचल को इग्नोर किया और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ आई थी कि उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या अंकल कुछ खाना चाहते हैं? जो ये बोल रहा था वह लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उसने कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे। कियान ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, पीछे मुड़कर देखा तो होठों पर छोटी सी मुस्कान लिए चंचल की ओर इशारा करते हुए बोला, नहीं, बॉस को कुछ नहीं खाना है। उन्होंने मुझे मिस चंचल को यहाँ लाने के लिए कहा है। मिस चंचल, ये कहकर राज ने एक पल के लिए रुककर उनकी ओर देखा और फिर उसने अपनी आंखों बड़ी केरते हुए हैरान होकर पूछा, चंचल, क्या तुम मेरे छोटे अंकल से मिली हो? जी हाँ, ये और कोई नहीं, राज सिंघानिया और विधांश इसका अंकल है। रियल में कहे तो राज चंचल से नफरत नहीं करता था, लेकिन उसे पसंद भी नहीं करता था। उसने ज्यादा चंचल से बातचीत नहीं की। वहीं चंचल की आंखें चमक उठीं। उसने राज को अनदेखा करते हुए मुड़कर कियान से पूछा, तो वह हैंडसम हनी का सरनेम सिंघानिया है? कियान ने राज को देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसने चंचल को जवाब देने से इनकार कर दिया। मिस चंचल, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है तो अब मुझे चलना चाहिए। अगर किस्मत होगी तो फिर मिलेंगे। इतना कहकर कियान तुरंत ही वहां से चला गया। उसे जवाब न देता देख, खुद को इग्नोर करता देख चंचल का मुंह बन गया। वह अपनी आंखें मटकाते हुए उसे जाते देखने लगी। फिर उसने मुड़कर राज को देखा। राज देखने में इतना बुरा नहीं था, देखने में हैंडसम और चार्मिंग था, लेकिन चंचल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। राज ने चंचल को देखा। राज की आंखों में सवाल था। उसने चंचल से पूछा, हैंडसम हनी, क्या तुम मेरे अंकल को हैंडसम हनी कहकर बुलाती हो? चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या मैं नहीं कह सकती? मेरे हैंडसम हनी बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, सेक्सी और यंग हैं। तो क्या हुआ अगर मैं उन्हें हैंडसम हनी कहती हूँ? राज ने बोलते हुए कहा, तुम उन्हें हैंडसम हनी कहती हो? तुम्हें क्या कहूँ? विधांश राज से बड़ा था। अगर चंचल उसे हैंडसम हनी कहती है तो जरूर उनके बीच में कोई रिश्ता होगा और उसे नाते चंचल उसे रिश्ते में बड़ी हुई। चंचल अपना हाथ बांधकर एटीट्यूड से बोली, तुम मुझे आंटी कह सकते हो क्या? राज को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। चंचल तुरंत ही अपनी बात बदलते हुए बोली, अरे, मैंने कहा जो तुम्हारा मन हो मुझे बोल सकते हो। वैसे भी मैं तुमसे छोटी हूँ। उसने राज को इग्नोर किया और उसे वहीं पर छोड़कर रेस्टोरेंट के अंदर गई और एक अच्छी सी जगह देखकर तुरंत वहां पर बैठ गई और खुशी खुशी उसने वेटर को बुलाया और ढेर सारे ऑर्डर दे दिया। चंचल की बात सुनकर राज ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने मुड़कर चंचल को देखा।
वह उससे सवाल करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वह एक कदम आगे बढ़ाता, उसका फ़ोन बज उठा। उसने कॉलर आईडी देखी और तुरंत ही फ़ोन रिसीव करके अपने कानों पर लगा लिया। अपनी भारी आवाज़ में बोला, हेलो स्नेहा, तुम मुझे इतनी रात को क्यों बुला रही हो? राज, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, प्लीज़। तुरंत ही फ़ोन कट हो गया। उसने दूसरी तरफ से स्नेहा को डर के मारे रोते हुए सुना था। इस पर राज थोड़ा चौंक गया, क्योंकि स्नेहा हमेशा निडर ही रही है। उसने रोते हुए ज़्यादा नहीं देखा। जरूर कुछ हुआ होगा। वह जल्दी से उसके रूम की तरह भागते भागते बोला, मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही मिनटों में राज स्नेहा के दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और गेट को खटखटाना शुरू कर दिया। अगले ही पल दरवाजा खुला और एक छोटी सी परछाई आकर उससे लिपट गई। स्नेहा रोते हुए अपनी पकड़ राज पर कसती और बोली, राज, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। तुम्हें पता है क्या हुआ? चंचल पागल हो गई है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। चंचल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्नेहा उसके पीठ पीछे उसकी कितनी इंसल्ट करती है। अगर उसे यह पता भी होता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे ऐसा होते देख खुशी होती। वहीं दूसरी तरफ चंचल ने पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह वापस लौटी और रिजॉर्ट के मैनेजर से एक नया कमरा लिया और रात भर बड़े आराम से सोई। अगले दिन बहुत ही सुहाना दिन था और आज सभी लोग वापस घर लौट रहे थे। चंचल उठी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसने इस वक्त बाथरूम रोब पहना हुआ था और अपने लंबे गीले बालों को टॉवल से सुखा रही थी। शावर लेने की वजह से उसकी गोरी त्वचा एकदम पिंक हो गई थी। वह इस वक्त देखने में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। उसने अपने बाल सुखाए और जल्दी से तैयार हो गई। उसने बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी और पैरों में वाइट कलर के शूज और अपने बालों की हाफ पोनीटेल बना ली। वह इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने अपना सामान पैक किया और रूम से निकलकर रिजॉर्ट के हॉल में आ गई। स्नेहा ने जैसे ही चंचल को देखा, उसकी आंखों में डर दिखने लगा। उसके सामने कल रात का सीन चलने लगा जब चंचल ने उसे पानी में डुबा दिया था। उसने तुरंत राज का हाथ पकड़ लिया। स्नेहा को ऐसे रिएक्ट करता देखा चंचल के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। फिर वह अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लाते हुए अपना हाथ हिलाकर बोली, बहन, गुड मॉर्निंग। उसने अपना सामान नीचे रखा और स्नेहा के सामने जाकर बैठ गई। फिर उसने वेटर से एक कॉफ़ी मंगवाए और अपना सिर अपने हाथों पर टिकाकर स्नेहा से बोली, बहन, तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? इतना कहकर चंचल दुनिया भर की चिंता अपने चेहरे पर लिए उसे देखने लगी। स्नेहा ने अपनी धीमी आवाज़ में राज का नाम पुकारा और उसकी आस्तीन को खींचने लगी। राज ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने चंचल को देखा। चंचल उसे नॉर्मल ही लग रही थी। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि चंचल ने स्नेहा के साथ कुछ किया होगा। लेकिन स्नेहा ने उसे बताया था कि चंचल उसे मारना चाहती है। वह ये सोच रहा था कि क्या चंचल ऐसा कर सकती है। राज को स्नेहा की बात पर पूरा यकीन नहीं था। उसने एक नज़र स्नेहा को देखा जो चंचल से डर रही थी। फिर उसने दूसरी साइड बैठी चंचल को देखा और सख्त आवाज में बोला, चंचल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्नेहा को मार दोगी और तुम्हारा परिवार तुम पर ध्यान देगा? ये सपना देखना बंद करो। अगर स्नेहा नहीं रहेगी तो भी अंकल और आंटी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। राज की बातें सुनकर चंचल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने चेहरे पर उदासी के भाव लाते हुए स्नेहा से बोली, बहन, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? क्या तुमने सबको बताया कि मैं तुम्हें मारने और तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ? इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अगर ऐसा है तो क्या मैं भी यह कह सकती हूँ कि कल रात तुमने मुझे पानी में धक्का दिया था क्योंकि? चंचल को आगे की बात सुनकर स्नेहा घबरा गई और तुरंत जल्दी से बोली, चसिक्स, आई डोंट लाइक लिटिल किड्स। अब आगे। राज की बात सुनकर चंचल उसे अजीब नज़र से देखने लगी। फिर स्नेहा की तरफ देखकर बड़ी ही मासूमियत से बोली, बहन, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? क्या तुमने सबको बताया कि मैंने तुम्हें मरने और तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की है? इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अगर ऐसा है तो क्या मैं भी कह सकती हूँ कि कल रात पुल में गिर गई क्योंकि तुमने मुझे धक्का दिया था? चंचल, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? स्नेहा घबराते हुए बड़े गुस्से में चंचल से बोली। उसे डरता देखो। चंचल अपनी चमकती आंखों से उसे देखने लगी। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और गहरी थीं। कोई इस वक्त उसकी आंखों में देखे तो देखता ही रह जाए। बहन, अगर तुम कह सकती हो कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है तो मैं क्यों नहीं कह सकती? स्नेहा, जो घबरा रही थी, उसने अपने आप को रिलैक्स किया। चेहरे पर उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं जिससे पता चल रहा था कि वह कितनी डरी हुई और घबराई हुई है। वहीं राज कंफ्यूजन में कभी चंचल को देखता था तो कभी स्नेहा को। वह तो दोनों के बीच में फंसा हुआ था।
उसे स्नेहा पर विश्वास था। हालांकि स्नेहा ने कहा था कि चंचल ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्नेहा पर विश्वास करे कि ना करे। जब स्नेहा की घबराहट कम हुई तो उसे एहसास हुआ कि अभी इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, वरना वह खुद ही फंस जाएगी। लेकिन उसे चंचल को सबक सिखाना था। उसने सोचा कि जब वे घर लौटेंगे तो चंचल से निपटने का रास्ता में कोई ना कोई ढूंढ लेगी। खुद में बोली, रघुवंशी परिवार की सिर्फ एक ही प्यारी बेटी है और वह सिर्फ मैं हूं। मैं चंचल को कभी भी मॉम डैड के करीब नहीं आने दूंगी। स्नेहा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर दांत पीसते हुए बड़े ही प्यार से बोली, शायद मैंने कोई सपना देखा हूं। मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा नहीं कहना चाहा था। मुझे भी। ये कहकर चंचल अपनी जगह से खड़ी हुई। वह जाने के लिए मुड़ी थी कि उसके कदम रुक गए। वह स्नेहा को देखकर बोली, बहन चिंता मत करो, मैं तुमसे किसी भी चीज़ के लिए कंपटीशन नहीं करूंगी। देखो तुम मेरे मंगेतर के साथ कितने प्यार से पेश आ रही हूं। क्या मैंने इसके बारे में कुछ कहा? भले ही मैंने ये सगाई तोड़ दी है, लेकिन अभी सभी की नज़रों में वह मेरा मंगेतर है। अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि हमारी सगाई टूट गई है। चंचल ने जानबूझकर मंगेतर शब्द पर जोर दिया था। चंचल दोनों को एक नज़र देखकर बड़ी ही एटीट्यूड के साथ वहां से चली गई। स्नेहा उसे जाते हुए सोच रही थी कि कोई कैसे एक दिन में ऐसे बदल सकता है। पहले तो ये हम लोगों से कुछ बोलती नहीं थी, अब हर बात का जवाब देती है। चंचल अपना सामान लेकर बाहर आए। बाहर रिजॉर्ट की गाड़ी खड़ी हुई थी। रिजॉर्ट बहुत ही बड़ा था। बाहर गेट तक आने के लिए लोगों को गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। पार्किंग एरिया के साइड आकर उसकी गाड़ी रुकी। चंचल ने गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे आ गई। तभी उसे सामने एक जानी पहचानी गाड़ी दिखी, जिसे देखकर वह खुशी से उछलकर बोली, हम इतनी जल्दी मिल गए। वह खुशी से उछलते हुए जल्दी से गाड़ी के पास जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। खिड़की इस वक्त खुली हुई थी। वह अपना सिर अंदर डालकर आंखों को टिमटिमाते हुए अंदर बैठे शख्स को देखकर बोली, हैंडसम हनी, देखो हम फिर मिल गए। क्या आप भी वापस जा रहे हो? जब उस व्यक्ति ने जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो उसने थोड़ा ऊपर देखा और अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें मुझे अंकल नहीं कहना चाहिए? ये सुनकर चंचल का मुंह बन गया। वह आगे बैठे कियान को गुस्से से घूरने लगी। जैसे कह रही हो, इस बड़बोले ने उसके हैंडसम हनी को सब कुछ बता दिया। दरअसल विधांश को इतना पता था कि राज की एंगेजमेंट हुई है। ना वह राज की एंगेजमेंट में आया था, ना ही उसने कभी पता करने की कोशिश की कि उसकी फियांसे कौन है। कियान को जब पता चला तो उसने विधांश को बताया कि चंचल ही राज की फियांसे है। मैं आपको अंकल क्यों कहूं? आप तो हैंडसम और कितने छोटे लगते हैं, चंचल मुस्कुराते हुए बोली। विधांश ने अपने हाथ में पड़ी फाइल बंद की। बड़े ही गौर से उसने चंचल के चेहरे को देखा और एक इविल स्माइल करते हुए बोला, मैं राज का अंकल हूं। क्या तुम मुझे हैंडसम हनी इसलिए बुलाती हो क्योंकि तुम उसकी आंटी बनना चाहती हो? विधांश ने उसे ताना मारा था, लेकिन चंचल का रिएक्शन देखकर वह हैरान रह गया। चंचल बात सुनकर शर्मा गई थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए शर्मा कर अपने शरीर को हिलाते हुए बोली, यह मुश्किल नहीं है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विधांश उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। वहीं कियान अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से बोला, मैडम क्या आपको नहीं लगता है कि यह सब बहुत जल्दी हो रहा है? विधांश ने अपने हाथ में पड़ी फाइल को सीट पर रखा और अपना हाथ उठाकर चंचल के सिर पर रखकर उसे पीछे की ओर धक्का देने लगा। चंचल, जो लगभग कार के अंदर थी, उसने उसे दूर धकेल दिया और अपनी गहरी आवाज में बोला, लेकिन आई डोंट लाइक लिटिल किड्स। अपने आप को बच्चा सुनकर चंचल बहुत ही बेइज्जती महसूस कर रही थी। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोली, आपको दिख नहीं रहा है मैं बच्ची कहाँ से लग रही हूँ? मुझे ध्यान से देखिए, मैं कितनी हॉट और सेक्सी हूँ। लोग मुझे देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं और आप मुझे बच्चा बोल रहे हैं। उसकी बात सुनकर विधांश अपनी भौहें चढ़ाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। चंचल को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से दांत पीसते हुए खुद से बोली, भगवान जी, आप मुझे थोड़ा सा बड़ा नहीं कर सकते थे? इतनी छोटी हाइट देने की क्या जरूरत थी मुझे? देखो कैसे ये बदतमीज मुझे बच्चा समझ रहा है। अरे मुझे 1 सेंटीमीटर ही और बढ़ा देते, लोग मेरा मजाक बना देते हैं। ये सब मन में बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते ही जा रहे थे, जिन्हें विधांश बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था। चंचल ने गुस्से से विधांश को देखा और गुस्से से मुंह फुलाते हुए वहां से चली गई। उसका चेहरा इस वक्त लाल हो रहा था। वह इतने गुस्से में थी कि अगर उसके पास कोई आता तो उसे ऊपर ही पहुंचा देती। उसे इस तरह जाता देखकर कियान विधांश की तरफ देखकर बोला, बॉस क्या? चंचल नाराज हो गई क्योंकि आपने उसे छोटा कहा। मुझे लगता है कि लड़कियां अपनी हाइट और एज लेकर बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव होती हैं। उनकी लंबाई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। चंचल तो बहुत ही प्यारी है, वह छोटी और नाजुक है। मैं आगे के शब्द कियान के मुंह में ही रह गए। उसे अचानक से बहुत ही ठंड लगने लगी।
जैसे ही उसकी नज़रें विधांश से मिली, उसकी रीढ़ की हड्डी कांप उठी। उसने डर के मारे अपना थूक निगल लिया और सिमटकर सीट पर बैठ गया। विधांश ने फिर से अपनी फाइल खोली। बिना नज़र उठाए मोशनलेस आवाज में ऑर्डर देते हुए बोला, स्टार्ट द कार। कहीं दूसरी तरफ चंचल अपनी कार के अंदर बैठी थी और बगल में पड़े फ़ोन को घूर रही थी। अगर कोई उसे इस समय उसके फ़ोन की सर्च हिस्ट्री देखता तो हंस हंस के पागल हो जाता। क्या 19 साल की लड़की की हाइट बढ़ सकती है? अगर मेरा क्रश मुझे छोटे कद के कारण एक्सेप्ट ना करे तो मेरे पास कोई उम्मीद रहेगी? मैं अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए क्या खा सकती हूँ? इन सवालों का जवाब गूगल बाबा ने दिया था। इसके बारे में सपने में मत सोचिए, अब आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। ये देखकर चंचल ने गुस्से के मारे सीट पर अपना फ़ोन फेंक दिया था। वह गुस्से से फ़ोन को घूरते हुए बोली, सब बकवास है। ये गूगल भी लगता है किसी ने हैक कर लिया है, तभी तो ऐसे ही उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। तभी उसकी कार की खिड़की पर किसी ने नॉक किया। उसने पलट कर देखा तो सामने राज खड़ा हुआ था। वह चंचल को देखकर बोला, कृपा करके दरवाज़ा खोलें ताकि स्नेहा भी अंदर आ सके। चंचल का मूड पहले से खराब था। वह अपने आपे से बाहर होने के कगार पर थी। उसने स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा ने जैसे ही ये देखा, उसने तुरंत ही राज की बाह पकड़कर उसे मजबूती से पकड़ लिया। चंचल मुस्कुराते हुए राज को देखकर बोली, मिस्टर राज, क्या मैं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हूँ? क्या? राज ने कन्फ्यूजन से पूछा। चंचल ने राज को देखकर बोली, हमारी ऑफिशियली सगाई नहीं हुई है। मेरे दादाजी और तुम्हारे दादाजी के कहने पर हमारी सगाई हुई थी। ये सिर्फ एक समझौता है। तुम घर जाओगे तो क्या तुम अपने अंकल से कह सकते हो कि हमारे बीच कुछ नहीं है? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही मैं कभी तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे लगता है कि तुम और स्नेहा दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। तुम उसे पसंद करते हो और वह तुम्हें पसंद करती है, तो तुम दोनों जल्दी से जल्दी सगाई कर लो, ठीक है? उसके ऐसा बोलने पर स्नेहा हैरान रह गई। वह शक भरी नज़रों से चंचल को देख रही थी, जैसे चंचल ने क्या कह दिया हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चंचल ऐसा कुछ कहेगी। उसे लग रहा था कि वह जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है। हालांकि उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि चंचल राज के साथ ही रहेगी, क्योंकि सभी की नज़रों में वह अभी भी उसका मंगेतर है। स्नेहा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, चंचल, तुम्हें गुस्से में ये सब नहीं कहना चाहिए। चंचल की आगे की बात सुनकर स्नेहा उसे घूरने लगी। च7, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं इन्हें बचा सकती हूँ। अब आगे। चंचल ने एक नज़र स्नेहा के हाथों पर डाली, फिर उसे देखकर बोली, मेरी प्यारी बहन, क्या तुम ये कहते वक्त अपने हाथों मेरे मंगेतर के हाथों से हटा सकती हो? स्नेहा की हरकतें उसकी बातों से मेल नहीं खा रही थीं। कौन सी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के मंगेतर के साथ इतने प्यार से पेश आती है? ड्राइवर, चलो। लेकिन बड़ी मिस ने ड्राइवर अटकते हुए बोला। उसने ही पहले गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन स्नेहा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कार में बैठने वाली है। चंचल की आंखें गुस्से से भर गईं। वह बेपरवाही से बोली, बहन मिस्टर राज के साथ घूमना चाहती हैं, हमें उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। आप चलें। चंचल की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा झलक रहा था। उसकी आंखों को देखकर ड्राइवर डर गया। उसने तुरंत ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनके जाते ही स्नेहा ने राज के आस्तीन को पकड़ते हुए बड़े ही मासूमियत से कहा, राज। राज ने एक गहरी सांस ली और स्नेहा के हाथों को सहलाते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो। उसे रिजॉर्ट से रघुवंशी परिवार तक जाने में करीब 5 घंटे का समय लगता था। यह इलाका थोड़ा उबड़-खाबड़ था, जिसकी वजह से उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। वह बार बार सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं सो पा रही थी। फिर उसे थोड़ी देर के लिए नींद आई तो उसकी नींद एक शोर की वजह से जाग गई। क्या हुआ? चंचल की आवाज़ सुनकर वह डर के मारे जल्दी से उठ गई। ड्राइवर ने चंचल को देखते हुए कहा, मैडम, आगे कुछ हुआ है? लगता है सड़क बंद हो गई है। ये सुनकर चंचल ने अपनी पलकें उठाईं। उसने अपना सिर निकालकर बाहर देखा तो थोड़ी दूर पर एक जानी पहचानी गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और शांति से बैठी रही। वह गाड़ी विधांश की थी। कियान ने मिरर के थरू देखा, फिर पीछे मुड़कर बोला, अंडरस्कोप बॉस, मिस चंचल की कार पीछे है। ये सुन विधांश के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया। वह चुपचाप बैठा रहा, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। ये देखकर कियान ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। चंचल का ड्राइवर जानने के लिए गाड़ी से उतरा और पता करने के लिए जाने लगा। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसने बताया कि भूस्खलन के कारण जाम हुआ है और वे लोग यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाएंगे। यह इलाका काल्पनिक है, प्लीज़ आप लोग दिल्ली के पास ढूंढने मत चले जाना। चंचल ने एक गहरी सांस ली। वह अपनी कार से बाहर निकली और अपने पैरों को हिलाने लगी, जो एकदम सुन्न पड़ गए थे। वह अपनी जगह पर कूदने लगी, लेकिन जब वह इधर उधर घूम रही थी तो उसने अचानक कुछ दूरी पर भीड़ देखी जो बहुत आवाज़ कर रही थी। बाबा, बाबा, क्या हुआ है? तुम्हारी दवा कहाँ है? हे भगवान! डॉक्टर, क्या कोई डॉक्टर है?
ये देखकर चंचल की आईब्रो आपस में जुड़ गई। वह धीरे धीरे करके भीड़ की तरफ बढ़ने लगी। वहां पहुंचकर वह भीड़ के पीछे खड़ी होकर सब देखने लगी। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था जिसके होंठ बैंगनी और नील हो रहे थे और वह तेजी से सांस ले रहा था। चंचल उसे देखकर नहीं बता पा रही थी कि उसे हार्ट अटैक पड़ा है, क्योंकि उसने अपने दादाजी के साथ रहते हुए सब कुछ सीखा था। चंचल के बहुत सारे सीक्रेट थे जो किसी को नहीं पता थे। उसने एक नज़र सभी को देखा जो एकदम घबराकर खड़े हुए थे। ये देखकर चंचल ने अपनी आंखें घुमाई और तेज आवाज में बोली, अगर आप लोग उसे इसी तरह उन्हें घेर कर खड़े रहेंगे तो वह जरूर मर जाएंगे। तभी भीड़ में से किसी ने तुरंत कहा, ये लड़की क्या कह रही हो? तुम ऐसे कैसे इन बड़े अंकल के बारे में कह सकती हो? चंचल ने उन सभी को इग्नोर किया। बूढ़े आदमी के पास करीबन 30 साल का एक लड़का बैठा हुआ था जो बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा पूरा आंसुओं से भरा हुआ था। चंचल उसके पास जाकर बोली, क्या तुम सीपीआर जानते हो? तुम्हें उन्हें सीपीआर देना चाहिए। वह लड़का चंचल की बात सुनकर उसे आश भरी निगाहों से देखने लगा जैसे पूछ रहा हो कि क्या तुम मेरे बाबा को बचा सकती हो। तभी भीड़ में से किसी ने बोला, एक बच्चे को क्या पता कि इस आदमी को क्या हुआ है। दूसरा अलर्ट रहना, कहीं यह उसे मार न दे। तीसरा मुझे नहीं लगता कि यह उसे बचा सकती है। आजकल के नौजवान सिर्फ दिखावा करना जानते हैं। भीड़ में लोग शोर मचाने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे बाजार लगा हो। लड़के से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह चिल्लाकर बोला, चुप रहो। अगर तुम लोग मेरे पिता को ठीक नहीं कर सकते तो यहाँ से जा सकते हो। यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कियान, जो पहले से ही गाड़ी के पास खड़ा था और यह सब देख रहा था, तुरंत ही विधांश के पास आया और बोला, बॉस, मिस चंचल बहुत बहादुर है, लेकिन बूढ़े आदमी को देखकर लग रहा है कि वह मर चुका है। क्या वह ये सब करके अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर रही है? राज ने भी ध्यान दिया और सिर हिलाते हुए कहा, चंचल को इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वह उस आदमी को ठीक नहीं कर पाई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जब स्नेहा को पता चला कि क्या हो रहा है, वह हंसने लगी। उसने एक और का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर बोली, उसे मेडिकल फील्ड के बारे में क्या पता? वह बहुत ही भोली है, हमें उसे ही रोकना चाहिए। वास्तव में स्नेहा चाहती थी कि चंचल गलती से ही किसी को मार दे और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। स्नेहा जल्दी से चंचल के पास गई और लड़के को देखकर माफ़ी मांगते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए सर, मेरी बहन ने कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है। उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। आपको अपने पिता को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। किसने कहा कि मैं नहीं कर सकती? चंचल ने स्नेहा की बात सुनकर उसे टोकते हुए बोली। फिर उसने लड़के को देखकर कहा, अब ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं उनका इलाज करूंगी। चंचल की आंखों में इतना आत्मविश्वास देखकर स्नेहा उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। लड़के के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे है तो पर विश्वास है। ये सुनकर स्नेहा अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर उदासी के भाव ही रखकर बोली, चंचल, तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें पता है कि तुम किसी की जिंदगी के साथ खेलने जा रही हो? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? चंचल ने स्नेहा को देखते हुए कहा और अपनी बात जारी रखते हुए बोली, अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया हो तो थोड़ा साइड हट जाओ, मुझे किसी की जान बचानी है। लड़का स्नेहा को देखकर बोला, मिस, अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो प्लीज़ साइड हो जाए। ये सुनकर स्नेहा का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने चंचल को देखकर गुस्से में बोली, ठीक है, अगर तुम किसी को मारना चाहती हो तो ये काम कर सकती हो। ये सुनकर चंचल ने अपनी नज़र घुमाई और स्नेहा को देखते हुए बोली, चलो। फिर वह बूढ़े आदमी के पास बैठ गई और लड़के से बोली, इन्हें सीधा लिटाओ। लड़के ने अपने पिता को सीधा लिटाया। चंचल ने गहरी सांस ली और पूरे ध्यान के साथ बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज को चेक करने लगी। साथ ही उसने बूढ़े आदमी के दिल से जुड़े एक्यूपंक्चर पॉइंट को ढूंढा और उसे धीरे से दबाया। 1 मिनट, 5 मिनट। भीड़ वहां खड़े होकर सोच रही थी कि यह आदमी मर चुका है। तभी अचानक से बूढ़े आदमी का शरीर हिलने डुलने लगा और उसकी आंखें खुल गईं। उसकी सांस धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। हे भगवान, उसने सचमुच उसे बचा लिया। वह जिंदा है। इस लड़की में कुछ तो बात है। भीड़ की आवाज़ सुनकर और बूढ़े आदमी को जिंदा देखकर स्नेहा अपनी नाखूनों को अपनी हथेली में दबाने लगी। उसका मन कर रहा था कि वह इसी वक्त चंचल को मार दे। वह ये सोच रही थी कि चंचल को इन सब के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है। वह तो कितनी छोटी है। जहां भीड़ पहले चंचल को कोस रही थी, अब वे स्नेहा की तरफ देखने लगे। तभी उनमें से एक आदमी गुस्से से स्नेहा को बोल उठा, तुम्हारा क्या मकसद था? तुम जानती थी कि वह एक डॉक्टर है, तो तुम उसे क्यों रोक रही थी किसी की जिंदगी बचाने से? वह तो अच्छा है कि डॉक्टर ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, वरना वह बूढ़ा आदमी तो मर चुका होता अब तक। भीड़ की बुरी बुरी बातें सुनकर स्नेहा ने अपने मुट्ठियां भींच लीं। वहीं राज भी यह सब देखकर अपनी आईब्रो सिकोड़ ली।
लड़का अपने पिताजी के उठने पर उनके गले रोने लगा और रोते हुए बोला, बाबा आपने मुझे बहुत डरा दिया था। मैंने आपको घर पर आराम करने के लिए बोला था, लेकिन आप मेरी बातें नहीं सुनते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। यह नज़ारा देखकर सभी की आंखों में आंसू थे। सभी स्नेहा की तरफ गुस्से से देख रहे थे। स्नेहा अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर बोली, देखिए ये सब सिर्फ इत्तेफाक था। वह बूढ़े अंकल तो पहले से ही ठीक थे। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो उससे पूछ सकते हैं। वह मेरी बहन है, हम साथ में पले बड़े हैं। मैंने उसे कभी भी मेडिसिन का कुछ करते हुए नहीं देखा है, तो वह किसी का इलाज कैसे कर सकती है। स्नेहा की बातें सुनकर चंचल खुद से बोली, क्या सच में हम बचपन से साथ में पले बड़े हैं। स्नेहा के शब्दों ने सचमुच लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या सच में वह बूढ़ा आदमी बीमार था या फिर यह सब नाटक है। जब उसकी बहन कह रही है कि इस लड़की को कुछ नहीं आता तो सच ही होगा। ओह, इसका मतलब है कि सबका ध्यान पाने के लिए इस लड़की ने इस बूढ़े आदमी का इस्तेमाल किया है। जल्दी से देखो, कोई फोटो खींच रहा है। मतलबी दुनिया, जहां लोग अभी चंचल की तारीफ कर रहे थे, अब स्नेहा की बातों में आकर वह चंचल को बुरा कह रहे थे। ये लोग खुद तो कुछ नहीं कर सकते, बस दूसरों पर इल्जाम लगाने आ जाते हैं। चंचल को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब देखकर स्नेहा मुस्कुरा रही थी। वह जल्दी से चंचल के पास पहुंची और अपनी मासूम आवाज में बोली, माफ करना सर, मेरी बहन को ज्यादा कुछ नहीं पता। क्या उसने आपको चोट पहुंचाई? चिंता मत कीजिए, अगर आपको किसी भी तरह से दिक्कत हो रही है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। ये कहने के बाद उसने चंचल के हाथों को पकड़ा और अपने दांत पीसते हुए बोली, चंचल जल्दी करो, इसे माफ़ी मांगो और हम उस आदमी से तस्वीर मिटाने के लिए कहेंगे ताकि किसी को ये पता ना चले। ये सब देखकर कियान बहुत ही गुस्से में था। वह दांत पीसते हुए बोला, क्या मिस चंचल की बहन के सिर में कुछ गड़बड़ है? अपनी बात पूरी कर पाता उसने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह हकलाते हुए बोला, सर आप कहाँ जा रहे हैं? कियान गाड़ी में बैठा था। एक बॉडीगार्ड वहीं भीड़ के पास मौजूद था जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और लाइव देखते हुए सब अपने बॉस को एक्सप्लेन कर रहा था। विधांश गाड़ी से बाहर निकला। उसने इस वक्त डार्क ग्रीन कलर का 3 पीस सूट पहना था और ऊपर से ओवरकोट डाला था। वह इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके आसपास का माहौल बहुत ही ठंडा था। उसने अपने कदम भीड़ की तरफ बढ़ा दिए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, भीड़ उसके लिए रास्ता बना रही थी, क्योंकि उसका ऑरा इतना ठंडा था कि सब डर के मारे अपने आप ही हट जा रहे थे। स्नेहा की बात सुनकर चंचल उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि उसका दिमाग खराब हो गया हो। वह उसे घूरते हुए बोली, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। स्नेहा की बात सुनकर चंचल अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। चैट, क्राई बेबी और हनी, माई लेग इज नम। अब आगे, तुम मेडिकल के बारे में नहीं जानती हो। अगर यह बात बाहर पहुंच गई तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। मुझे पता है कि तुम मॉम और डैड का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा करना गलत है। अगर तुम माफ़ी मांगती हो तो मुझे यकीन है कि ये लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। स्नेहा की बात सुनकर चंचल उसे छोटी आंखें करके घूरने लगी। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, हाँ ये ठीक कह रही है, हमने ही इस लड़की को समझने में गलती कर दी। दूसरे ने कहा, अरे छोटी बदमाश, चलो माफ़ी मांगो। चंचल बहुत देर से वहीं बैठे हुए थे और उसके पैर सुन्न होने लगे थे, इसलिए उसने बेचैनी से गहरी सांस ली। चंचल मेरी बात सुनो, स्नेहा ने धीरे से कहा। स्नेहा इस वक्त ऐसे बिहेव कर रही थी ताकि लोगों को लगे कि वह एक अच्छी बहन है और अपनी छोटी बहन की बहुत परवाह करती है और उसके लिए अच्छा चाहती है। चंचल देखो, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम प्लीज़ जल्दी से इन लोगों से माफ़ी मांग लो, स्नेहा एविल स्माइल करते हुए चंचल से बोली। लेकिन चेहरे पर उसके ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे कि वह चंचल की बहुत फिक्र करती हो। लेकिन तभी वहां पर एक आवाज़ आई, अपनी बकवास बंद करो। यह आवाज़ सुनकर स्नेहा उस दिशा की ओर देखने लगी। आवाज़ एक बूढ़े आदमी की थी जो अपने बेटे को गले लगा रहा था। मुझे अभी थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब मैं अब ठीक हो गया हूं, तो मैंने देखा कि तुम लोग गलत समझ रहे हो और इसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हो। उस बूढ़े आदमी ने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। उसके बाल एकदम सफ़ेद थे और उसकी आंखों में इस वक्त उन लोगों के लिए नफरत थी। आदमी की बात सुनकर स्नेहा को लगा कि जैसे उसकी बेइज्जती हो रही है। उसका चेहरा तमतमा गया और उसने जल्दी से समझाया, ऐसा नहीं है अंकल, मुझे डर था कि उसने गलती से आपको चोट न पहुंचाई हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बहन सच में। तुम चुप रहो। वह बूढ़ा आदमी जो अपनी आंखें नॉर्मल कर उसे सुंदर सी लड़की को देख रहा था जिसने उसकी मदद की थी, चिल्लाकर बोला। उसने स्नेहा को देखकर अपनी बात आगे कही, क्या मैं अपने शरीर को नहीं समझता? अगर ये लड़की मेरी मदद नहीं करती तो मैं पहले ही मर चुका होता। फिर उसने चंचल की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
चंचल पहले से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वह रोने वाली थी, लेकिन जब उसने उस आदमी की ओर देखा और उसे मुस्कुराते देखा तो चंचल ने भी मुस्कुरा दिया। स्नेहा कुछ कहने ही जा रही थी, तभी वहां पर एक रौबदार और ठंडी आवाज गूंजी, क्राई बेबी। चंचल ये आवाज सुनकर हैरान रह गई। धीरे से अपना छोटा सा सिर उठाया। वह अभी भी सफ़ेद मूली की तरह जमीन पर झुकी हुई थी, जो एक गेंद की तरह मुड़ी हुई लग रही थी। हैंड, आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जब वह बोल रही थी तो उसे याद आया कि यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। चंचल ने तुरंत ही अपना सिर घुमा लिया। ये देखकर विधांश की आंखें छोटी हो गई। उसने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थीं। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी सब कुछ बयान कर रही थी कि वह कितना अमीर और खतरनाक इंसान है। वह चंचल के पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, गेट अप। उसके हाथों में प्रार्थना की माला थी, जिसे उसने अपनी कलाई पर लपेटा हुआ था और उसका कुछ हिस्सा अपनी हथेली में थमा हुआ था। विधांश की इतनी कोमल आवाज़ सुनकर चंचल का दिल पसीज गया। वह अपने गालों को फुलाकर, होठों का पाउट बनाकर कमजोर आवाज में बोली, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मैं खड़ी नहीं हो सकती। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर विधांश ने अपनी भौं सिकोड़ ली। उसे अपने सीने में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वहीं स्नेहा ने जैसे ही यह सुना, वह जल्दी से चंचल को उठाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, किसी ने उसे रोक दिया। स्नेहा ने जैसे ही उस इंसान को देखा, उसे देखकर स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में एकदम ठंडक फैल गई और वह करने लगी। चंचल ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना छोटा सा हाथ विधांश के लंबे चौड़े हाथों में दे दिया। जब उसने अपना हाथ विधांश के हाथों में रखा, विधांश को ऐसा लगा जैसे उसकी हथेली पर कोई रुई रखी हो। चंचल का हाथ बहुत ही मुलायम था। विधांश ने उसके हाथों को बड़े ही प्यार से थाम लिया। विधांश, चंचल को देखते हुए, उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आह! चंचल के मुंह से चीख निकल गई। वह किसी कटी पतंग की तरह विधांश की बाहों में आ गई। विधांश ने एक हाथ से उसके हाथों को थामा था और दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया हुआ था। चंचल ने रोते हुए अपना सिर विधांश की बाहों में छुपा लिया और बड़ी मजबूती से उसके कोट को पकड़ा हुआ था। उसके पैर कांप रहे थे। वह रोते हुए बोली, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। इतना कहकर वह और तेज तेज रोने लगी। चंचल की आवाज़ कांप रही थी, उतने ही उसके पैर कांप रहे थे। वह विधांश के सहारे खड़ी थी, लेकिन बिल्कुल भी सीधी नहीं खड़ी हो पा रही थी। उसने थोड़ा सा ताकत लगाई और जैसे ही वह सीधी खड़ी हुई, उसे जैसे बिजली का कट लग गया। स्नेहा चुपचाप खड़ी होकर ये देख रही थी। उसने सोचा था कि वह चंचल की मदद करने का नाटक करेगी, लेकिन विधांश की नज़रों से वह बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, इसलिए वह अपनी जगह चुपचाप खड़ी थी। राज, जो अभी गाड़ी में बैठा था, तुरंत उन लोगों के पास आया। उसने जैसे ही चंचल को अपने अंकल की बाहों में देखा, उसकी आंखें जुड़ गईं। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने गहरी आवाज में बोला, चंचल, मेरे अंकल से दूर हो जाओ। राज अपने अंकल को बहुत मानता था, लेकिन उतना ही उनसे डरता भी था। चंचल ने जैसे ही यह आवाज़ सुनी, उसने अपना छोटा सा सिर बाहर निकालकर थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, नहीं, मैं नहीं रहूंगी। इतना कहकर उसने अपने बाहें फैलाकर विधांश की कमर के चारों ओर लपेट दी और वह घूरकर राज को देखने लगी। तो क्या बात थी, वह बस सगाई कर चुके थे जो उसने खुद तोड़ी थी। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने शादी कर ली हो। वह राज की बात क्यों माने? वह तो उसकी बहन से प्यार करता है, इससे चंचल को कोई परेशानी नहीं थी। वह तो खुद ही उन दोनों को सगाई करने के लिए कह रही थी। इस नाम के रिश्ते के आधार पर वह उसे वश में कर सकता है, तो वह बिल्कुल गलत है। अंकल, क्या चंचल आपको परेशान कर रही है? मैंने देखा, वह कल भी आपको परेशान कर रही थी। वह अपनी बात खत्म कर पाता कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने देखा कि विधांश ने चंचल को अपनी बाहों में उठाया और वहां से जाने लगा। वह बहुत ही ज्यादा हैरान था। क्या उसके अंकल ने उसे इग्नोर किया? उन्होंने तो एक नज़र उसे देखा भी नहीं। विधांश के इग्नोर करने से राज को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे इन सब की आदत हो गई थी। उसके अंकल को किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना ही वह किसी पर ध्यान देते थे। उनका जो मन करता था वह वही करते थे। लेकिन वह चंचल के साथ एक अलग ही बिहेव कर रहे थे। जिस लड़की के साथ उसकी सगाई हुई है, उसके अंकल उस लड़की के साथ इतना अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं? राज कंफ्यूज होकर यह सब सोच रहा था। वहीं चंचल की आंखें हैरानी से बड़ी थीं। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से विधांश को देख रही थी कि उसने उसे सबके सामने कैसे अपनी गोद में उठाया। विधांश ने उसे गाड़ी में बिठाया, तब भी चंचल होश में नहीं आई। उसका रिएक्शन वैसा ही था। कुछ देर बाद चंचल होश में आए और वह तुरंत ही खुशी से विधांश की बाहों में झपट पड़ी। हैंडसम हनी, क्या आपने मुझे अभी अभी उठाया था किसी राजकुमारी की तरह? विधांश ने अपना गला साफ किया और इस लड़की को देखा, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी।
वह बिल्कुल अपनी तोप की तरह उसकी बाहों में छपरी, जिससे उसे थोड़ा सा पीछे झुकना पड़ा। उसने अपनी आईब्रो को उठाते हुए गहरी आवाज में ऑर्डर देते हुए बोला, हटो मेरे ऊपर से। लेकिन चंचल को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। विधांश की फिनिक्स जैसी आंखें नीचे झुकी तो उसकी आंखें दो चमकती आंखों से टकराईं। सूरज की रोशनी में चंचल की आंखें और चमक रही थीं। उसने अपना छोटा सा सिर अपने हाथों पर टिकाया और चेरी जैसे होठों पर मीठी मुस्कान लिए एकटक उसे ही देख रही थी। विधांश ने अपनी आंख में हल्की मुस्कान के साथ दूसरी ओर देखा। चंचल अभी भी विधांश के ऊपर झुकी हुई थी। विधांश ने उसे इग्नोर किया और अपने बगल में रखी फाइल को खोल उसमें अपनी नज़रें गड़ाकर बोला, क्या तुम्हारे पैर सुनना नहीं हैं? वहीं ये बात सुनकर चंचल की बड़ी आंखें और बड़ी हो गईं। वह अपनी जीभ निकालकर अपने दांतों तले दबाकर चबाने लगी। उसने तुरंत ही अपना चेहरा छुपा लिया और प्यार से बोली, हाँ ये सच में सुनना है। हैंडसम हनी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। फिर उसने अपनी छोटी उंगली से विधांश के कोट की आस्तीन को पकड़ा और उसे हिलाने लगी। क्या तुम्हें अभी भी अनकंफर्टेबल लग रहा है? ये सुनकर चंचल ने तुरंत ही अपना सिर जल्दी जल्दी हिला दिया। विधांश कुछ देर रुका और बिना सिर उठाए उसने जो कहा उसके ही बात सुनकर चंचल के पसीने छूटने लगे। चनाइन, कॉल ए हेलीकॉप्टर टू टेक हर टू द हॉस्पिटल और किस। अब आगे। विधांश कुछ देर रुका, बिना सिर ऊपर उठाए बोला, इस हालत में तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर यह ज़्यादा सीरियस हुआ तो तुम्हें अपने पैर कटवाने पड़ेंगे। ये सुनकर चंचल तो अपनी जगह जम सी गई। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई कुछ सोच रही थी। उसने बहुत ही सीरियस होकर अपने पैर देखे और उसने सोचा, अगर उसके पैर काट दिए जाएंगे तो उसकी लंबाई 1 मीटर कम हो जाएगी। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसके कानों में विधांश की आवाज़ पड़ी, जो कियान से कह रहा था, जल्दी से हेलीकॉप्टर बुलाओ, क्राई बेबी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चंचल के मन में खतरे की घंटी बजी। तुरंत चिल्ला कर बोली, नहीं। वह तुरंत ही विधांश को रोकने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, हैंडसम हनी, मेरा पैर अब सुन नहीं रहे हैं। देखो देखो, बिल्कुल ठीक हो गया है। और अपने पैर को इधर उधर हिलाकर उसे दिखाने लगी। उसकी इस हरकत पर विधांश को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। वह बोला, ठीक है, अब तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है तो अपने घर में वापस जाओ। वही कियान, जो मिरर के थ्रू यह नज़ारा देख रहा था, वह खुद से बोल उठा, क्या उसके बॉस कभी ऐसे थे? आप बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं। ये कहकर चंचल ने एक मुक्का कियान के पीठ पर चक दिया। बेचारा कियान, जो सच में डूबा हुआ था, मुक्का खाकर होश में आया। उसने मिरर के थ्रू देखा तो चंचल विधांश को देख रही थी। वह बोल विधांश को रही थी, लेकिन मुक्का उसने कियान को मारा। बेचारा अब क्या कर सकता है जब उसके बॉस ही कुछ नहीं कर रहे हैं। उसकी इस हरकत पर विधांश उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। इस पर चंचल अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, मैंने आपके असिस्टेंट को इसलिए मारा क्योंकि वह आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहे थे। ये सुनकर कियान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर बोला, नहीं नहीं बॉस, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो इतनी देर से शांति से बैठा हूँ। चंचल उसे तंग करते हुए बोली, क्या मन में नहीं सोच रहे थे? ये सुनकर कियान हड़बड़ा गया। वो बात बदलते हुए विधानश से बोला, बॉस हमें जाना चाहिए, बहुत ही जरूरी मीटिंग है। ये सुनकर चंचल का मुंह बन गया। वह विधांश की तरफ देखकर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सिर नीचे करके हाथ जोड़कर बोली, हैंडसम हनी, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी, बाय। इतना कहकर उसने गेट खोल अपना एक पैर बाहर निकाला और तिरछी नज़रों से उसने विधांश को देखा। वह लगभग बाहर ही आ चुकी थी। उसके होठों पर इस वक्त शैतानी मुस्कान थी। उसने तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, विधांश के टाई को पकड़े अपनी तारीफ झुकाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख किस कर तुरंत ही वहां से भाग गई। उसकी इस एक्शन से तो कियान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं विधांश की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वह वैसे ही अपनी जगह जमसा गया था। 5 मिनट हो गए थे लेकिन दोनों उसी पोजीशन में थे। अचानक से विधांश का फोन बजा, जिससे दोनों होश में आए। विधांश ने अपने गले को साफ किया, कियान को घूरते हुए बोला, चलो। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर सीट पर टिका दिया और चंचल, जो अभी अभी उसे किस करके गई थी, उसकी मुलायम होठ उसे अपने होठों पर महसूस हो रही थी, जिससे न चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। चंचल, जो दौड़ते हुए जा रही थी, थोड़ी देर पहुंची थी कि एक बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए चंचल से बोला, बेटा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? चंचल मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम चंचल है। वहीं उसके बगल में उसका बेटा खड़ा हुआ था। वह चंचल को देखकर बोला, सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मेरे बाबा को बचाकर मेरी जिंदगी बचाई है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। इस पर चंचल मुस्कुरा दी। बूढ़ा आदमी चंचल को देखकर बोला, बेटा, धन्यवाद। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं यहीं पास के गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ।
मुझे जरूर याद कर लेना। और तुरंत ही उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब में रखे एक फाउंटेन पेन निकालकर चंचल को देते हुए बोला, बेटा, यह मेरी सबसे कीमती चीज़ है। इसे संभाल कर रखना। यह मैं तुम्हें उपहार के रूप में दे रहा हूँ, मना मत करना। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। इस पर चंचल तुरंत ही मना करते हुए बोली, सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वह आपकी मदद जरूर करता। सच में, बूढ़े आदमी ने चंचल के हाथ में वह फाउंटेन पेन थमाते हुए कहा। फिर उसने स्नेहा की तरफ देखा और बुझे मन से बोला, तुम बिल्कुल एक जैसी नहीं हो। क्या वह तुम्हारी बड़ी बहन है? इस पर चंचल ने अपना सिर हिला दिया और कुछ बोली नहीं। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने स्नेहा की तरफ देखा, उसे बहुत अजीब लगा। वह वहां से जाना चाहती थी। उसने अपनी लाल आंखों से अपने बगल में खड़े राज को देखा, फिर रोते हुए बोली, राज। उसे देख राज ने एक आह भरी। वह उसे इस तरह नहीं देख सकता था। उसने उसके हाथों को सहलाते हुए बोला, सैड मत हो, मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा अच्छा था। चलो वापस चलें। वहीं राज की बात सुनकर स्नेहा को बहुत अच्छा लग रहा था। वह अपनी नम आंखों से धीरे से बोली, थैंक यू राज, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। ये कहकर वह राज को बड़े ही प्यार से देखने लगी। उसने बहुत ही मजबूती से राज के हाथों को पकड़ लिया। उसे इस तरह देखकर राज उसे देखता रह गया। वह उसके आंसू पोंछते हुए बोला, चलो चलते हैं। लेकिन स्नेहा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने चंचल को देखा और अपने निचले होंठ को काटते हुए राज से बोली, राज, मुझे लगता है कि चंचल को मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जब तक मैं उसे क्लियर नहीं कर लेती, मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। तुम चलो, मैं उससे बात करके आती हूँ। उसके उदासी भरे चेहरे को देखकर राज ने अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। चंचल, जो उस बूढ़े आदमी से बात करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी, स्नेहा ने उसे आवाज देते हुए अपने पास बुलाया। हाँ, तुम मुझे क्यों बुला रही हो, बहन? चंचल फाउंटेन पेन को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए अपना नाक से नीचे झुकाकर बड़ी मासूमियत से पलके झपकाते हुए बोली, तुम अपना नाटक बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें मेडिकल के बारे में कैसे पता और तुम्हें ये सब किसने सिखाया? स्नेहा अपने दांत पीसते हुए चंचल से पूछी। स्नेहा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर चंचल के होठों की मुस्कुराहट बढ़ गई। उसने अपने हाथ में पड़े फाउंटेन पेन को अपनी पतली उंगलियों के बीच तेजी से घुमाते हुए बोली, अगर मैं आपसे कहूं कि यह टैलेंट गॉड गिफ्टेड है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? ये सुनकर स्नेहा मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसने लगी और दांत पीसते हुए बोली, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? स्नेहा को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि चंचल इतनी बदल कैसे गई। पहले तो वह उसकी हर बात मान लेती थी, उसे पर कुछ भी कहो तो झट से मान जाती थी, लेकिन अब तो लड़ाई के मोड में आ जाती है। सूरज की रोशनी में चंचल की बड़ी आंखें चमकने लगीं। अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए उसने स्नेहा की तरफ कदम बढ़ाए। कोई उन्हें दूर से देखे तो ऐसा लग रहा था कि दोनों की गलतफहमी क्लियर हो गई है। वहीं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर और अपनी तरफ आता देख स्नेहा के चेहरे पर डर के भाव आ गए। चंचल उसके करीब आए और उसके कान के पास जाकर अपने कोमल आवाज में बोली, तुम तो मुझे पहचान गई। मैं एक भूत हूं जो तुम्हारी जान लेने के लिए आई हूं। ये सुनकर स्नेहा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत ही अपना सिर उठाकर चंचल की आंखों में देखा। स्नेहा के चेहरे पर डर के भाव देखकर चंचल के होठों की मुस्कुराहट बढ़ गई। वह अपनी आंखें को रोल करते हुए बोली, तो बहन, तुम्हें छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? उसकी आवाज़ कोमल थी, लेकिन स्नेहा को उसकी आवाज़ में धमकी महसूस हो रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ही चंचल को धक्का देकर अपने से दूर किया और डरे चेहरे के साथ बोली, चंचल, तुम सच में पागल हो गई हो। चंचल उसके धक्का देने की वजह से 2 कदम पीछे हो गई और पीछे खड़ी अपनी कार से टकरा गई। लेकिन तब भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले। वह अपने चेहरे पर एक शातिर हंसी के साथ स्नेहा को देख रही थी। चंचल ने स्नेहा को देखकर धीरे से कहा, बहन, जल्दी जाओ और राज को ढूंढो और हाँ, उस पर नज़र रखना ताकि वह मुझे फिर से परेशान न करे, वरना। उसने अपनी आखिरी लाइन अधूरी छोड़ दी। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, चंचल, क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाने की प्लानिंग कर रही हो? वह अपनी जानलेवा नज़रों से चंचल को देखने लगी। उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए चंचल बड़ी ही मासूमियत से बोली, बहन, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा रही हूँ। मैं तुम्हें वही दे रही हूँ जो तुम चाहती हो। अगर तुम्हें राज पसंद है तो उसे ले लो। फिर उसने अपने हाथ फैलाए और कंधे उचकाकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना ही दे रही हूँ। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम्हें खुद आकर लेना होगा। स्नेहा ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वह गुस्से से घूरने लगी। तो चंचल अपनी कार के पास आकर उसने कार का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आया और वह स्नेहा की तरफ मुड़कर बोली, चटेंट, चंचल का पागलपन और मुझे आपकी याद आ रही। अब आगे। चंचल ने कार का गेट खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था कि कुछ सोचकर उसका हाथ रुक गया। वह पीछे मुड़कर स्नेहा को देखकर बोली, मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है।
तुम हैंडसम हनी को छोड़कर कुछ भी चुराने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन चोरी करना तो दूर की बात है, अगर किसी ने भी उन पर नज़र भी डाली तो जान से मार दूंगी। ये कहते कहते चंचल की आंखें एकदम लाल हो गई थीं। उसकी आवाज़ में एक पागलपन और जुनून झलक रहा था। वहीं स्नेहा ने जैसे उसकी बात सुनी, वह पागलों की तरह हंसने लगी। वह चंचल का मजाक उड़ाते हुए बोली, चंचल, पक्का तुम सपना देख रही हो? क्या तुम विधांश सिंह राजवंश को नहीं जानती कि वे कौन हैं? कहाँ वे और कहाँ तुम? तुम्हें क्या लगता है उस परिवार में जा सकती हो? तुम किस्मत वाली हो जो अंकल तुमसे बात कर लेते हैं। तुम उनके लिए सिर्फ एक खिलौना हो जिसमें उनका मन भर जाएगा तो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। स्नेहा की बातों पर चंचल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली, मैं भले ही किस्मत वाली हूँ, लेकिन उन्होंने तुम्हें एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा, इसका क्या मतलब हुआ? और तुम इतना उछल क्यों रही हो? मेरे मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर स्नेहा अपने दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, मैं उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन तुम भी उनके खानदान की बहू बनने के लायक नहीं हो। मैं उस पल का इंतजार करूंगी जब तुम बर्बाद होगी। फिर मत कहना कि एक बड़ी बहन होने के नाते मैंने तुम्हें समझाया नहीं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अंकल को पाना इतना आसान है? वे दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। वे चांद हैं जिसे तुम देख सकती हो लेकिन कभी पा नहीं सकती। वे बहुत ही हार्ड और क्रूअल हैं। उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच में? चंचल के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वह ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। वह तुरंत ही साइड में देखा जहां कुछ दूरी पर विधांश की गाड़ी खड़ी हुई है। वह ज़्यादा दूर नहीं थे। चंचल चिल्लाते हुए बोली, हैंडसम हनी। ये सुनकर स्नेहा अपनी जगह जम सी गई। उसने तुरंत ही उधर देखा जिधर चंचल चिल्ला रही थी। विधांश की गाड़ी देखकर उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। विधांश ने कार की खिड़की को नीचे किया तो उसका ठंडा और एक्सप्रेशनलेस चेहरा दिखाई दिया। उसने चंचल को देखा और अपनी आईब्रो उठाई जैसे पूछ रहा हो कि मुझे क्यों बुला रही हो। चंचल खुशी से अपना हाथ हिलाते हुए बड़े ही प्यार से बोली, कुछ नहीं, मैं बस आपको देखना चाहती थी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर विधांश ने उसे घूरते हुए तुरंत ही खिड़की बंद कर दी। ये देखकर चंचल का मुंह बन गया। वह गुस्से से बोली, खड़ूस मॉन्स्टर कहीं के, एक प्यारी सी स्माइल भी नहीं दे सकते। एक क्यूट सी लड़की उन्हें मिस कर रही है। कम से कम एक प्यारी स्माइल तो दे सकते थे। एक बार मेरी मैं अपनी जिंदगी में आ जाओ, फिर आपको सुधारा नहीं ना तो मेरा नाम चंचल नहीं। वहीं स्नेहा ये सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या सच में? मिस्टर विधांश ने चंचल को जवाब दिया। चंचल बहुत ही खुश लग रही थी। वह अपना हाथ बांधकर स्नेहा को ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जो अभी भी शौक के मारे खड़ी हुई थी। वह अपनी चुटकी बजाकर बोली, बहन, होश में आओ। देखो, तुम्हें जरूर हैंडसम हनी के बारे में कोई गलतफहमी हो गई होगी। देखो कैसे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। स्नेहा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो चंचल अपनी आंखों को मटकाते हुए तुरंत ही गाड़ी में बैठ गई और तेजी से कार का गेट बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ विधांश ने खिड़की बंद की और अपने हाथ में पहनी प्रार्थना की माला को घुमाने लगा। कियान, जो एकटक विधांश को देख रहा था, अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाकर बोला, बॉस, क्या आप अच्छे मूड में हैं? ये सुनकर विधांश के हाथ रुक गए, लेकिन फिर माला को घुमाते हुए कियान को देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, हाँ, अगर तुम किसी लड़की से मार नहीं खाते तो मैं और भी खुश होता। लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। जब तुम एक लड़की से नहीं जीत सकते हो तो दुश्मनों का कैसे सामना करोगे? ये सुनकर कियान का चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसे गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। वह तुरंत अपनी सीट पर सही से बैठ गया और जल्दी से बोला, सॉरी बॉस। वहीं कियान बेचारा सोच रहा था कि अब वह चुप ही रहेगा। उसने सोचा, मैं क्या हमेशा एक लड़की से हारूंगा? किसने सोचा होगा कि इतनी नाजुक सी लड़की इतनी मजबूत होगी? कियान सोच रहा था कि यह घटना उसके इतिहास में एक काले धब्बे की तरह हो गई है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये सोचते हुए उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास जीने का कोई कारण ही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि एक लड़की ने उसे मारा है तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी इस दुनिया में? अब उसका मन कर रहा था कि वह इस दुनिया से ही गायब हो जाए। किसी को पता ही न चले कि कियान नाम का कोई लड़का भी इस दुनिया में था जिसने एक नाजुक सी लड़की से मार खाई थी, वह भी एक बार नहीं, दो बार। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा होश में आए और तुरंत ही राज की कार की तरफ चली गई। वह अपने चेहरे पर उदासी के भाव लिए तुरंत ही गाड़ी में बैठ गई। बहुत देर तक स्नेहा ने कुछ नहीं बोली तो राज ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या हुआ? क्या तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई? स्नेहा कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, उसे अभी भी लगता है कि मैंने ही उसे पुल से धक्का दिया था। मैं ऐसा क्यों करूंगी? किसी को मारना अपराध होता है। स्नेहा अपनी आंखों में आंसू लिए राज की तरफ देखकर धीरे से बोली।
राज, जिसने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा था, उसे सीट पर रखा और स्नेहा के गालों को सहलाते हुए बोला, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें इतना गिल्ट महसूस नहीं करना चाहिए। अगर वह नहीं मानना चाहती तो उसे इग्नोर करो। वह बाद में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। राज की बात सुनकर स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत ही अपना सिर हिलाया और कोमल आवाज में बोली, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने मुझसे कहा है। कुछ देर में एरिया साफ हो चुका था। सभी अपने सफ़र पर निकल चुके थे। कुछ ही घंटों में गाड़ी एक विला के अंदर एंटर हुई। गाड़ी रुकते ही चंचल, जो सो रही थी, की आंखें खुल गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में तारे दिखाई नहीं दे रहे थे और बिल्कुल अंधेरा हो गया था। उसने अपनी आंखें मली और एक अंगड़ाई ली, तभी किसी ने गाड़ी का गेट खोला। वह एक औरत थी जिसने बहुत ही महंगी साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर ढेर सारा मेकअप था। उसे देखकर लग रहा था कि वह कितने घमंड से भरी हुई है। वह मुस्कुराकर बोली, तुम थक गई होगी बेटा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, चंचल को कार में देखकर उसकी हंसी तुरंत ही गायब हो गई। उसने चंचल पर चिल्लाते हुए कहा, मेरी गुड़िया कहाँ है और तुम इस कार में क्या कर रही हो? उस औरत की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कठोर थी और उसकी आंखों में चंचल के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। चंचल उसे एकटक देख रही थी। वह सोच रही थी, क्या सच में यह मेरी सगी माँ है जिसने मुझे और मेरी बहन को जन्म दिया है? हाँ, यह मिसेज रघुवंशी हैं, स्नेहा और चंचल की माँ। ये चंचल को बिल्कुल नहीं मानती हैं। जितनी नफरत ये चंचल से करती हैं, उतना ही ज़्यादा प्यार वह स्नेहा से करती हैं। तभी उस औरत के कानों में एक आवाज़ पड़ी, माँ, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही उसने आवाज़ की दिशा में देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई। स्नेहा, जो गाड़ी से उतर रही थी, ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, वह तुरंत ही एक छोटी चिड़िया की तरह उनके पास उड़ी और उनसे लिपटकर बोली, माँ, आपकी बहुत याद आई। मैंने भी अपनी बेटी को बहुत मिस किया। मिसेज रघुवंशी स्नेहा के सिर को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से बोलीं। फिर उन्होंने स्नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा और चिंता भरी आवाज में बोली, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हारा वजन इतना कम कैसे हो गया? स्नेहा तुरंत ही मिसेज रघुवंशी को गले लगाकर बोली, आपके हाथों का खाना नहीं मिला ना, इसी वजह से मैं पतली हो गई। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने चंचल को देखा, जो कार के अंदर बैठकर उन दोनों को देख रही थी। स्नेहा ये जताना चाहती थी कि देखा, माँ सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं, तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो। चंचल ने उसे इग्नोर किया और दूसरे साइड का गेट खोलकर बाहर निकली। खुद से बड़बड़ाते हुए उसने कहा, बड़ी पतली हो गई है, जब देखो तब ठूस ठूस कर खाना खाती रहती है। इस चुड़ैल को पता नहीं कहाँ से यह पतली लग रही है। दोनों माँ बेटी पूरी की पूरी नौटंकी हैं। उसने डिग्गी खोली और अपना सामान निकाला। उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। जब से आई है, उसने कभी भी मिसेज रघुवंशी को माँ नहीं पुकारा था। वे लोग हमेशा उसे ऐसे ही व्यवहार करते थे, लेकिन चंचल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान विला के बाहर करीब 25 से 30 गाड़ियां रुकी। बीच वाली गाड़ी को छोड़कर सभी में से काले कपड़े पहने कमांडो बाहर निकले। वह हथियारों से लैस थे। तुरंत ही एक लाइन बनाकर अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। तभी ड्राइवर सीट पर से एक लड़का बाहर आया। उसने पीछे का गेट खोला तो एक हैंडसम सा लड़का अपने ही कोट के बटन लगाते हुए बड़ी ही एटीट्यूड से बाहर निकाल बिना किसी पर ध्यान दिए ही विला के अंदर अपने कदम बढ़ा दिए। सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स।